हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 13th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है राजस्थान में 20 कस्टोडियल डेथ के केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है कस्टोडियल डेथ, फिर प्रिजन्स के बारे में बताऊंगा, प्रिजन रिफॉर्म के बारे में बताऊंगा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीज जो होती है, जैसे बेल सुना होगा, फरलोक सुना होगा, पेरोल सुना होगा, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन आपके साथ में करूंगा। और इन सब से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठे हैं यूपीएससी में, उसका भी डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है कि जब कभी एटॉमिक मिनरल की माइनिंग होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो रूल में मॉडिफिकेशन किया, उसमें यह कहा गया है कि भैया एटॉमिक मिनरल की माइनिंग में पब्लिक से कंसल्टेशन करना उतना ज़रूरी नहीं है। अब जब ये दिखा तो उसके रिगार्ड में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है ये गलत है, पूरी तरीके से ये करना ठीक नहीं है। ये जीएस पेपर 1 जो की नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो माइनिंग के होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में बताऊंगा, मोनाजाइट के बारे में बताऊंगा, थोरियम के बारे में बताऊंगा। जीएस पेपर 2 जो है, जहाँ पे आपका एक जो पॉलिटी सेक्शन है, जहाँ पे बात होती है फेडरलिज्म की, उससे कनेक्टेड ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट आर्टिकल है। थर्ड आर्टिकल बात करता है अडानी पोर्ट ने मना कर दिया है उन शिप्स को अपने पोर्ट पे आने से जिनके ऊपर सैंक्शन लगा है। ठीक है, सैंक्शन कहाँ से लगा है? यूएस या यूके ने अगर किसी शिप के ऊपर सैंक्शन लगाया है और वो शिप रशिया से आ रही है तो उसको डॉकिंग करने से अडानी पोर्ट ने मना कर दिया। अब सुन के आपको लग रहा होगा सर अडानी पोर्ट ने मना कर दिया तो बहुत बड़ी बात, मतलब इंडिया के लोग ही मना कर रहे हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा पूरा का पूरा ये इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया ने वोट किया है फेवर में 2 स्टेट सोल्यूशन के रिगार्ड में। अक्सर आपने सुना होगा 2 स्टेट सोल्यूशन के रिगार्ड में, जहां पे कहा है कि पैलेस्टीन को अलग होना चाहिए। अब ये चीज़ कहीं ना कहीं इजराइल को, बोलते हैं ना, इजराइल और इंडिया के रिलेशन पे इंपैक्ट डाल सकती है। न्यू यॉर्क डिक्लेरेशन क्या है मैं वो डिस्कस करूंगा आपसे। ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। फिर इसी से कनेक्टेड जो क्वेश्चन आया था इंडिया और इजराइल रिलेशन के ऊपर कि इंडिया एज रिलेशन विद इजराइल हैव ऑफ लेट एक्वायर्ड अ डेप्थ एंड डाइवर्सिटी विच कैन नॉट बी रोल्ड बैक, डिस्कस। अब यहां पे जो आर्टिकल डिस्कस करूंगा उससे आपको पॉइंट मिलेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के। फिफ्थ आर्टिकल बात करता है केरला होस्ट करने जा रहा है इंडिया ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी पार्टिसिपेट कर रहा है। मैंने हमेशा कहा है जब भी यूरोपियन यूनियन का नाम आएगा तो काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि उससे कनेक्टेड काफ़ी क्वेश्चंस प्रीवियसली यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। लास्ट आर्टिकल बात करता है रिटेल इन्फ्लेशन ट्रेंड के ऊपर। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कोर इन्फ्लेशन, फिर आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कौन कैलकुलेट करता है, और फिर जो पीवाईक्यू उठा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। काफ़ी कुछ आपको इस पूरी की पूरी समरी में जानने को मिलेगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से बैटल आईएएस के डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है राजस्थान में 20 कस्टोडियल डेथ रिकॉर्ड हुई हैं पिछले 2 सालों में। अब ये जो 20 डेथ रिकॉर्ड हुई हैं, इसमें 6 जो हैं वो सुसाइड कही जा रही हैं जनरली, ठीक है, और एक एस्केप अटेम्प्ट होने में उनकी डेथ हो गई थी। अगेन ये आपके पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ समझाने के लिए कि जो 20 डेथ रिकॉर्ड हुई है राजस्थान में ये किस कारण से हुई हैं। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है, और जो अभी कंसर्न की बात भी है साथ ही साथ, कोई भी पुलिसमैन या कोई भी पुलिस कर्मचारी को गिल्टी नहीं साबित हुआ है किसी भी इन पूरे 20 केसों में। ये नहीं हुआ है कि भैया पुलिसमैन जिम्मेदार हो। और इसकी वजह से क्या है, जो सिविल राइट ग्रुप है उन्होंने कंसर्न रेस किया है। उन्होंने कंसर्न क्या रेस किया है कि भाई एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जितनी भी डेथ्स हुई हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि मे बी शायद टॉर्चर हुआ होगा, इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ होगा, जिसकी वजह से इन 20 लोगों की मौत हुई होगी। लेकिन अब ये जो पुलिस है यहाँ पे प्रेजेंस में रहते हैं, इनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर नहीं डाली गई है। अब ये 20 डेथ हो कैसे गई जब पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जब एक प्रिजन इज लाइक अ हाउस, उस हाउस वो पूरी तरीके से बंद है, वहां पे एंट्री केवल पुलिस की है। और अगर यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि सस्पेक्ट यहाँ पे मे बी शायद अपार्ट फ्रॉम सुसाइड टॉर्चर भी हो सकता है और इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी हो सकता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ने रूल्स भी बना रखे हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें रोकी जाए। बट अगर फिर भी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी तो उसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इससे वॉयलेट क्या होगा, इससे वॉयलेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो डायरेक्टिव्स होते हैं वो भी वॉयलेट होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका आर्टिकल 21 में इनह्यूमन ट्रीटमेंट को कंप्लीटली मना करता है। कहता है भाई साहब किसी भी से, एक बोलते हैं राइट टू डिग्निटी, ये नहीं है कि अगर किसी को भी कोई
जेल के अंदर कैदी बंद है, दैट डज नॉट मीन कि उसके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट होगा। अब डिमांड ये हो रही है, वही आपको ऑलरेडी बताया, जुडिशियल इंक्वायरी, स्ट्रिक्ट लीगल डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए जो ऑफिसर्स गिल्टी हैं, कंपनसेशन दिया जाना चाहिए फैमिलीज को, और मैंडेटरी सीसीटीवी होनी चाहिए हर एक कस्टडी सेंटर में। अब ये बात हो गई इस आर्टिकल की, जो जो समझाना था। अब इससे वन स्टेप फर्दर चलना हमारे लिए ज़रूरी है। अब सोचो कस्टडी है, तो कस्टडी कहाँ पे है? बोलोगे सर कस्टडी है प्रिजन में, तो प्रिजन से कनेक्टेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर। प्रिजन रिफॉर्म मतलब ये जो जेल है, जेल में कैसे रहा जाएगा, किस तरीके से राइट्स होंगे जो जेल में कैदी हैं, या उनके कौन कौन से अधिकार हैं, उसको लिए ये रिफॉर्म जनरली लाए जाते हैं। इनका मेन क्या है? ह्यूमन राइट को कंसिडर करना, रिहैबिलिटेशन कंसिडर करना, और री इंटीग्रेशन करना। अगर कोई भी कैदी 5 से 10 साल रह लेता है प्रिजन में, तो वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है सोसाइटी से, उसे सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो ये कहीं ना कहीं प्रिजन रिफॉर्म इसलिए लाए जाते हैं कि जो कैदी है अगर उसका बिहेवियर सुधर रहा है तो उसको रिहैबिलिटेट किया जाए, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। और इश्यूज क्या क्या देखे गए हैं प्रिजन रिफॉर्म में? ओवर क्राउडिंग ना हो, अंडर ट्रायल कस्टोडियल वायलेंस, यही सेम चीज बात हो रही है। कस्टोडियल वायलेंस किसके अंडर में है? प्रिजन रिफॉर्म में बात हो रही है। अब देखो आर्टिकल अगर केवल आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको सिंपल एक चीज दिखेगी, भैया कस्टोडियल डेथ हुई है, लेकिन कस्टोडियल डेथ किसकी वजह से हुई है? कस्टोडियल वायलेंस की वजह से। और कस्टोडियल वायलेंस एक हिस्सा है प्रिजन रिफॉर्म का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ की एक्ट्स और कमिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो प्रिजन एक्ट 1894 आया था, जो अब की आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन अभी भी कई स्टेट्स में यूज हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्रिजन रिफॉर्म किसके अंडर में आता है। प्रिजन से रिलेटेड जो भी रूल्स बनते हैं, रेगुलेशन बनते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हर एक स्टेट का अपना प्रिजन रिफॉर्म या प्रिजन के लिए गाइडलाइंस होती हैं। फिर प्रिजनर एक्ट 1900 आया था। 1900 में यहाँ पे क्या था कि भैया जो प्रिजनर्स होते हैं उनका ट्रांसफर और रिमूवल के लिए इस पे बात की गई थी। फिर 1950 में आया था जिसमें इंटर स्टेट ट्रांसफर की बात की गई थी प्रिजनर्स की। फिर एक मुल्ला कम्युनिटी और आपका कृष्णा अय्यर कम्युनिटी ये बनाई गई थी, जिन्होंने रिफॉर्म सजेस्ट किए थे प्रिजन्स के रिगार्ड में। बहुत डिटेल में लेके नहीं गया हूं क्योंकि यूपीएससी में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे यही रखेंगे कि मुल्ला कमेटी या फिर आपका जो कृष्णा अय्यर कमेटी है वो किसके रेफरेंस में बात करती है, ठीक है। फिर मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 आया था, जिसमें ह्यूमन राइट और रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया गया था। रिफॉर्म वही सेम चीज़ है भैया, जो भी प्रिजनर्स हैं उनकी स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए जिससे पता चल सके कि कभी कोई किसी तरीके का वायलेंस तो नहीं हो रहा है जेल में किसी भी कैदी के साथ, तो ये उसके लिए काफ़ी मदद करता है। अब पॉइंट है कि कौन मैनेज करता है प्रिजन को, मैंने ऑलरेडी बता दिया, स्टेट सब्जेक्ट के अंडर आता है प्रिजन। लिस्ट 2 एंट्री 4 7th शेड्यूल, आप ये दोनों भूल जाना, लेकिन ये ध्यान रखना कि 7th शेड्यूल में की स्टेट सब्जेक्ट में प्रिजन आता है। स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट होता है हर एक स्टेट में, जो कि हेड किया जाता है डीजी और आईजी के द्वारा। उस प्रिजन के रिस्पेक्ट में बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है वो मॉडल प्रिजन मैनुअल इशू करते हैं कि भैया जो प्रिजन्स होते हैं उसमें किस तरीके से एक कैदी को रखना चाहिए, क्या क्या मॉडल्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो इस वजह से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ये रहता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ये नहीं है कि स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट को वो मैनेज करेंगे। अगर लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है वो अप्लाई होता है प्रिजनर्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात की जाए तो उसमें ये चीज़ कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा केस में ये कहा है कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और पिवोटल का हो या फिर इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैंने काफ़ी चीज़ें समझाई। पहली बात तो जो डिफरेंट प्रिजन के रिफॉर्म्स थे वो बताए, फिर कौन इसको मैनेज करता है। अब नेक्स्ट आती है बात होम गार्ड के रेफरेंस में। होम गार्ड क्या होते हैं? होम गार्ड एक तरीके से वॉलंटरी फोर्स होती है जो पुलिस, जो जनरली आपकी एक नॉर्मल पुलिस होती है, स्टेट पुलिस, जैसे आप देखोगे यूपी पुलिस देखोगे, दिल्ली पुलिस देखोगे, तो ये एक नॉर्मल पुलिस है, लेकिन इन पुलिस को भी सपोर्ट करने के लिए होम गार्ड बनाए जाते हैं। अब इनका फंक्शन यही वही सेम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को, ट्रैफिक को, वीआईपी सिक्योरिटी, डिजास्टर रिलीफ, इलेक्शन में एक तरीके सप्लीमेंट्री फोर्स हैं ये नॉर्मल आपके जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं वैसे नहीं होते हैं ये। इनको ऑक्सिलरी फोर्स भी कहा जाता है कि कभी अगर ज़रूरत हो रही है तो हमारे पास मेंटेन होने चाहिए होम गार्ड्स। तो इन लोग की सैलरी भी बहुत कम होती है, पहली चीज़। साथ ही साथ ये यूजुअल जैसे नॉर्मल एक कांस्टेबल काम करता है उस तरीके से काम नहीं, कांस्टेबल से भी नीचे आपके होम गार्ड्स होते हैं। अब अगर लीगल बेसिस बात की जाए तो इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में रेस किए गए थे। फिर साथ ही साथ होम गार्ड के डिफरेंट रूल्स अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करता है, मैनेज किया जाता है स्टेट के द्वारा। ध्यान रखिए, मैंने ये ज़रूर बोल रहा हूँ किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
पॉलिसी गाइडलाइन जनरली इसको प्रोवाइड करती रहती हैं। अब इतना सब कुछ बताया तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। तो अभी उस कारण से बढ़ने पहले आपको मैं समझा देता हूँ रिलीज के रेफरेंस से पेरोल क्या होता है। पेरोल का मतलब अगर कोई प्रिजनर है तो उसके पास कोई ना कोई तो अधिकार हो। पहला है पेरोल। पेरोल में क्या होता है कि मान लेते हैं मैं एक कैदी हूँ, अब एग्जाम्पल के लिए मान लो, ठीक है, तो टेम्परेरी रिलीज जो होता है प्रिजनर का बिफोर सेंटेंस कंप्लीशन, अगर एक कैदी मैं हूँ अब मुझे 5 साल की सजा है किसी भी उसमें, तो मैं अगर टेम्परेरी रिलीज दे रहा हूँ तो उसे पेरोल कहा जाएगा। कोई रीजन होगा, रीजन क्या है, हेल्थ है, फैमिली इमरजेंसी है, रिहैबिलिटेशन है। इसको कंडीशनल प्रिविलेज कहा जाता है। मैंने इसको हाईलाइट किया है, ध्यान रखिएगा। ये कोई अधिकार नहीं होता, ये एक प्रिविलेज है खाली। पेरोल जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा। फरलोग क्या होती है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियोडिक रिलीज होती है, एक लीव टाइप होती है कि अगर कोई इंसान, बोलते हैं ना, कोई कैदी है वो गुड कंडक्ट रख रहा है तो उसको शॉर्ट पीरियोडिक रिलीज मिल सकती है, ठीक है। बेल क्या होता है, अगर किसी भी कैदी का, बोलते हैं ना, कस्टडी में है, वो ट्रायल है, अभी तक उसको सजा नहीं सुनाई गई है, तो उसके लिए क्या होता है, बेल जनरली दे दी जाती है। भैया ठीक है अभी ट्रायल चल रहा है आपका, तो आपको हम क्या दे देंगे, रिलीज कर देंगे बेल के ऊपर। बेल पे कंडीशन होती है कि आपको कोर्ट में अपीयर होते रहना होगा जब तक आपका पूरा ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये बेल का मतलब होता है। रिमांड मतलब क्या होता है कि जब कोई जुडिशियल या पुलिस कस्टडी में लिया जाए किसी भी कैदी को, इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, ट्रायल चल रहा हो, तो उसे रिमांड कहते हैं। अंडर ट्रायल मतलब वही सेम चीज है कि भैया कोई भी पर्सन को अगर उसने अभी तक उसका ट्रायल नहीं कंप्लीट हुआ है तो उसे अंडर ट्रायल कहा जाएगा। तो आप कह सकते हो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर जो होंगे उनको बेल देने की बात हो रही है। सब ऐसा नहीं अलग अलग, सब कनेक्टेड ही है तो एक कैदी ना, उसी के पास डिफरेंट डिफरेंट अधिकार हैं। प्रोबेशन है, फिर पेरोल वर्सेस फरलोग का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि पेरोल मिलेगा स्पेसिफिक इमरजेंसी रीजन, और फरलोग जो होता है रेगुलर लीव होती है जनरली। ये आपका सेंटेंस रिफॉर्म, अगर किसी को, बोलते हैं ना, सजा सुनाई जा चुकी है, सजा सुनाने के बाद अगर उसे लगता है कि इनका बिहेवियर ठीक है तो बीच में शॉर्ट लीव्स जनरली देते रहते हैं, ठीक है। और जो प्रोविजन होता है इसमें क्या होता है, किसी भी कैदी को सुपरविजन के अंडर में रिलीज किया जाता है अगर उसकी कोई सेंट, मतलब उनको ये नहीं होगा कि आपको छोड़ दिया है, आपके ऊपर सुपरविजन रहेगा। अगेन गुड कंडक्ट के ऊपर ये देखा जाता है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई, आपको एक चीज मेन बताई, कंडीशनल प्रिविलेज पता होनी चाहिए पेरोल में जो होती है, कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर है। अब आते हैं पॉइंट के ऊपर। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन देखिए। अब आपको समझ में आया कि मैंने इतना समझाया क्यों। रिगार्डिंग इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड। क्या पेरोल डिनाई नहीं की जा सकती? अभी तो मैंने बताया तो कंडीशनल प्रिविलेज है ना, डिनाई बिल्कुल की जा सकती टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज और हर राइट। तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि यहाँ पे राइट नहीं है, ये कंडीशनल प्रिविलेज है पेरोल। फरलोग में क्या है, फरलोग में सिर्फ आपका हैबिट सही होगी, आपका, बोलते हैं ना, जो बिहेवियर है वो सही होता है, गुड कंडक्ट होता है, उसके आधार पे रिलीज कर दिया जाता है थोड़े समय के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनल रिलीज और पेरोल, ये एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो पेरोल रूल होता है, प्रिजनल रिफॉर्म होता है, या प्रिजन से रिलेटेड जो स्टेट प्रिजन डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो 2 इज द राइट वन। अब देखिए यूपीएससी 2023, देखिए मैंने 5 से 10 मिनट में समझाया आपको, अब इससे कनेक्टेड पीवाईक्यू देखते जाओ आप। इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स रेगुलेशन बाय डे टू डे फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। 23 का क्वेश्चन है ये, जिसको बोल रहे थे सब बहुत हाई फाई, बहुत कहाँ से ही पूछ लिया गया। क्वेश्चन कैसे उठ रहा है, आप देखिए आर्टिकल से तो मैंने निकाला है ना, आर्टिकल में कस्टोडियल डेथ की बात हुई। अरे कस्टोडियल डेथ मतलब प्रिजन में तो होगी, तो प्रिजन के बारे में पता होनी चाहिए कि प्रिजन में कोई ना कोई तो दिक्कतें होंगी, तभी तो कस्टोडियल डेथ हो रही है। अब दिक्कतें होंगी तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री इन द सेंस उसमें क्या है जो दिक्कतें नहीं सॉल्व हो पा रही है। तो जब इतना सब कुछ पढ़ोगे तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाओगे कि भैया स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, ठीक है। इन इंडिया प्रिजन्स आर रेगुलेटेड बाय प्रिजनर एक्ट, ये भी आपको बता दिया, विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब 1894 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट तो नहीं थी, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो 1 इज द राइट वन। अब आते हैं हम 23 का नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग होमगार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होमगार्ड आर रेज्ड अंडर होमगार्ड एक्ट, ये भी सही है, ठीक है। होमगार्ड्स एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, okay, the role of home guard is to serve as an auxiliary force to police in the maintenance of internal security, this is right. To prevent infiltration on international border coastal, the border wing home guard have been raised in some state. अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, होम गार्ड आर रेज्ड अंडर होम गार्ड एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है बेटा, ये स्टेट गवर्नमेंट। देखिए मैंने फर्स्ट, आप होता क्या पता है, क्वेश्चन को आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपने एक बार पढ़ा तो आपको देख के सही लगेगा, पर जब आप थोड़ा सा उसको नेक्स्ट
स्टेप थोड़ा सा अपनी नॉलेज को यूज़ करेंगे तो वहाँ आपको समझ में आएगा दिस इज़ नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 इज़ द राइट वन। तो आपको ये देखिए, मैंने आपको बेसिक होमगार्ड के बारे में बताया। अब ये सब का होमगार्ड के बारे में क्यों बताया, क्योंकि वो भी तो कनेक्टेड है ना प्रिजन से, कहीं ना कहीं सारे के सारे पुलिस में नहीं है, तो इस वजह से ज़रूरत आ जाती है जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब हुआ क्या है, जो तमिलनाडु के सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोज किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन डाली है कि कभी भी कोई एटॉमिक मिनरल की माइनिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी तो उसमें पब्लिक कंसल्टेशन करना उतना ज़रूरी नहीं है। तो उन्हें अर्ज किया है कि भाई साहब ये जो आपने बोला है, ये एग्जेम्पशन जो डाला है, इसको विड्रॉ करिए, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं वो चीज़ उतनी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि तमिलनाडु के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनमें रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं और जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है। क्यों, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार, अब जैसे ही मैंने गल्फ ऑफ मन्नार बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर वहाँ पे कच्चा थीवू के बारे में दिमाग में आना चाहिए। पाल्क बे के बारे में मैंने बोला, वहाँ पे टर्टल्स, कोरल रीफ, मैनग्रोव्स, ये सारे क्या हैं, ये काफ़ी फ्रेजाइल है। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देगी, पब्लिक कंसल्टेशन होगा ही नहीं, तो जब उनको मन करेगा वो आके रेयर अर्थ की माइनिंग करेंगे यहाँ पे, और ये ऑलरेडी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल है, तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसको। अब गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया, एक तो कच्चा थीवू, साथ ही साथ कच्चा थीवू किस रिगार्ड में बात होता है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के रेस्पेक्ट में बात होती है। और क्या है यहाँ पे एलिफेंट पास के बारे में बात होती है। एलिफेंट पास क्या है, जाफना और श्रीलंका मेनलैंड के बीच में डिवीजन है ये। और कौन सा दूसरा पास है जो आपको मैंने बताया था, सिंधु पेट्टी पास, वो उसके बारे में बताया, 2 पासेस हैं। एलिफेंट पास के ऊपर 2010 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हुए चलना है जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। अब यहाँ पे ये तो इन्होंने रीज़न बोला कि ये गलत क्यों है, ये चीज़ पब्लिक से कंसल्ट करना चाहिए अगर कभी भी आपको माइनिंग करनी है। साथ ही साथ डेमोक्रेटिक कंसर्न्स भी आते हैं कि भाई साहब अगर आप इस तरीके से पॉलिसी को चेंजेस करोगे और एक ट्रांसपेरेंट डिस्कशन नहीं होगा तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म मतलब क्या होता है, पावर को डिवाइड करना। स्टेट के पास अपनी पावर है, सेंटर के पास अपनी पावर है। अब अगर आप स्टेट की टेरिटरी में आ करके जो ऐसा काम कर रहे हो जिसमें पब्लिक का कंसल्टेशन ज़रूरी है, जिसमें स्टेट का कंसल्टेशन ज़रूरी है, और ये सब नहीं करोगे तो क्या होगा, जो कोऑपरेशन है 2 फेडरल स्टेट्स के बीच में। अब अगेन फेडरल स्टेट मतलब ये नहीं सेंटर और तमिलनाडु की बात हो रही है। फेडरल स्टेट का मतलब ये है कि 2 जो आपके यूनिट हैं हमारे यूनियन के, एक तो सेंटर और दूसरा आपका स्टेट, तो इनके बीच कोऑपरेशन नहीं बन पाएगा। और अगर वो नहीं हो पाएगा तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जिसमें हर एक इंसान हिस्सेदारी लेता है रिगार्डलेस वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का, तो वो उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये आया क्यों, ये आया सिर्फ इसीलिए कि सितंबर 8 को एक मेमोरेंडम इशू हुआ था जिसमें एटॉमिक और क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक मिनरल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको पब्लिक कंसल्टेशन नहीं ली जाएगी, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, बस ये एक मेन पार्ट था। अब यहाँ पे आपका पूरा पॉइंट खत्म हो जाता है। अब आप देखोगे थोड़ा बहुत पॉलिटिकल आर्टिकल था ये, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के बीच बात हो रही है, आपको वर्ड क्या ध्यान रखना है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और चीज़ रेलेवेंट है, वो है कि रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है। टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैंने पहले ही 17 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया था, आप नेट पे सिंपल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट को एक बार पढ़िए, आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, वो क्या है। अब इनका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स डिफरेंट पर्पस के लिए, और ये सब यूज़ होते हैं स्मार्टफोन, विंड टर्बाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और इंडिया में अगर सोर्सेस की बात की जाए तो जो आपके मोनोजाइट बेरिंग है, सैंड है, जो तमिलनाडु का कोस्टल रीजन है वहाँ पे मोनोजाइट मिलते हैं। ठीक है, और मोनोजाइट से क्या निकलता है, थोरियम निकलता है। ठीक है, मोनोजाइट क्या है, मोनोजाइट एक और है, एक तरीके से समझ लो। अब यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, मान लो ये एक रॉक है, इस रॉक के अंदर डिफरेंट एलिमेंट होंगे ना, तो मान लो ये एक मोनोजाइट है, मोनोजाइट में एक थोरियम एक एलिमेंट निकलता है। अब ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है जिसको ऑल्टरनेटिव भी कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूल का। अब ये डिमांड हो रही है कि भैया जो यूरेनियम बेस न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसका रिप्लेसमेंट थोरियम हो सकता है, क्योंकि अगर थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज होगा उससे एनर्जी जनरेशन होगी, तो इससे कहीं ना कहीं जो हमारा यूरेनियम के ऊपर डिपेंडेंस है, हम दूसरी कंट्रीज से जो इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम की, वो कम होगी। और
इंडिया के पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व भी कहा जाता है जनरली। तो थोरियम क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए। अब सैंड के बारे में ये पता करो भैया, सैंड के बारे में बात हुई, तमिलनाडु के बारे में बात हुई, तो आपको पता होना चाहिए सैंड एक माइनर मिनरल है इंडिया में। अगर माइनर मिनरल की बात करें तो ये क्या होता है, ये जनरली जो स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल्स, ऑर्डिनरी क्ले, सैंड, ये सब क्या कहे जाते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, सब माइनर मिनरल के अंडर में आते हैं। इनका रेगुलेशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट इसका रेगुलेट करती है अंडर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957। ठीक है, जो आपके मेजर मिनरल्स होते हैं जैसे आयरन, कोल, बॉक्साइट, ये सब सेंट्रल कंट्रोल में आते हैं, लेकिन माइनर कंट्रोल कौन करता है, माइनर मिनरल्स का कंट्रोल करती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है, जो आपकी माइनिंग होती है माइनर मिनरल की, उसके लिए स्टेट लेवल परमिट की जरूरत होती है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की डिफरेंट डिफरेंट जरूरत होती है। लेकिन अगेन जो आपका सेंट्रल लेवल पे बात होती है, जो मेजर मिनरल होते हैं, उसके लिए सेंटर की जरूरत होती है। तो ये आपको जनरली पता होना चाहिए। मैंने सैंड बताया तो कोई ना कोई तो रीजन उसके पीछे होगा ही। तो रीजन क्या है, 2019 का क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पे क्या बात की, यहाँ पे इन्होंने बात यही की है कि भैया जो आपका कोस्टल एरिया, वहाँ पे सैंड है, रियल अर्थ एलिमेंट है, तो क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर है एम.के. स्टालिन, उन्होंने क्या कहा है आप बताइए, ये तो नहीं पूछेंगे। उनसे आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन निकाली जाएगी, करंट तो यही है। तो सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग लॉ इन अ कंट्री। Absolutely right. State government have the power to grant mining license for mining mineral, but the power granting the formation of rules related to the grant of minor mineral lies with the central government। अभी मैंने आपको बताया माइनर मिनरल से संबंधित जो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ स्टेट गवर्नमेंट करती है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट लिख दिया है। ये कह रहे भैया जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर है माइनिंग का, जो माइनर मिनरल होते हैं उसके लाइसेंस देने के लिए, लेकिन अगर कोई रूल बनाना है माइनर मिनरल के संबंध में तो वो आपका स्टेट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। सो दिस इज रॉन्ग। अभी आपको समझाया मैंने, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसके पास पावर है कि वो फ्रेम कर सकता है रूल्स को कि इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल रोकी जाए। तो दिस इज एब्सोल्युटली राइट। तो 1 and 3 इज द राइट वन। अभी देखा आपको मैंने ये जो सैंड के बारे में बताया, ये हार्डली मैंने 2 से 3 मिनट में बताया, लेकिन इससे कनेक्टेड मैंने आपको एक्ट भी बता दिया। तो क्या नेक्स्ट बार ये नहीं पूछ सकते कि भैया माइनर मिनरल अगर है तो कौन से एक्ट के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 2012 का क्वेश्चन देखिए, टू मीट इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड सम ओपाइन दैट इंडिया शुड परस्यू रीच एंड डेवलपमेंट ऑन थोरियम एज द फ्यूचर फ्यूल ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। थोरियम के ऊपर सवाल पूछा गया। थोरियम इज फार मोर अबंडेंट इन नेचर दैन यूरेनियम। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, On the basis of per unit mass of mineral, thorium can generate more energy compared to natural uranium, ये भी सही है। Thorium produces less harmful waste compared to uranium, ये भी ठीक है। अब देखिए आपको पता क्या होना चाहिए, थोरियम के पास इतने सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन इंडिया के पास लार्जेस्ट है, बट इंडिया यूज क्यों नहीं कर पा रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारे पास प्रोसेसिंग पावर नहीं है अभी उतनी अच्छी सी। चाइना अपने पास होल्ड करता है 60 to 70% प्रोसेसिंग पोटेंशियल। आप समझो दुनिया भर में जो रेयर अर्थ एलिमेंट आपको देखने को मिलता है उसमें 60 to 70% प्रोसेसिंग केवल चाइना कर रहा है। तो अभी इंडिया लैक कर रहा है प्रोसेसिंग में। मोनाजाइट ऐसा नहीं बस मोनाजाइट आपने तोड़ के आपने निकाल लिया थोरियम, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है जिसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, कॉस्टिंग लगती है, इंफ्रा लगता है, जो भी इंडिया के पास उतने अच्छे तरीके से नहीं है। इसलिए इंडिया क्या करता है, डायरेक्टली यूरेनियम उठा लेता है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल बनाने के लिए। चलो अब हम देखते हैं 22 के ऊपर फिर से सवाल आया। किसके ऊपर आया, थोरियम के ऊपर आया। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट कंटेन थोरियम। Monazite occur naturally in entire Indian coastal sands in India. This is wrong। क्या entire Indian coastal sand में वो मोनाजाइट आपको मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मिलेगा तो जितना आपका कोस्टल रीजन है फ्रॉम गुजरात पूरा यहाँ उड़ीसा तक सब में आपको मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडी ओनली कैन प्रोसेस एंड एक्सपोर्ट मोनोजाइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका मोनोजाइट है और थोरियम है, मोनोजाइट से निकाला जाता है थोरियम, तो आपका 1, 2 and 4 इज द राइट वन। अब आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों मैंने आपको थोरियम समझाया और क्यों मैंने आपको मोनोजाइट के बारे में बताया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या हुआ है, अडानी पोर्ट, ठीक है, अडानी पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है उस पोर्ट का नाम क्या है, मुंद्रा पोर्ट,
ठीक है। तो मुंद्रा पोर्ट जो है वहाँ पे ऐसी शिप्स जो कि क्रूड ऑयल लेके आ रही हैं, कहाँ, रशिया से, और उनके ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है यूएस, यूरोपियन यूनियन या यूके का, तो उन्होंने कहा है भैया हम इसकी डॉकिंग नहीं करने दे, हमने बैन करते हैं इसकी डॉकिंग, मतलब ये शिप है तो इसको हम यहाँ खड़े नहीं होने देंगे। ये अडानी पोर्ट की तरफ से लगाया गया है सैंक्शन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस ये है, पहली बात तो जो मुंद्रा पोर्ट है 10% इंडिया का टोटल जो क्रूड इंपोर्ट होता है 10% मुंद्रा पोर्ट पे आता है, आप सोच के देखो, और 50% इसमें आता है रशिया से। अब अगर यहाँ पे इस तरीके से बैन लग जाएगा कि अडानी पोर्ट में नहीं आ सकता है रशिया से आया हुआ जो शिप है, तो इससे क्या होगा, इससे इम्पैक्ट ये होगा कि जो आपकी रशिया क्रूड सप्लाई है इंडिया में वो इम्पैक्ट होगी। और जो मुंद्रा एक बोलते हैं ना, टू सिंगल पॉइंट की तरीके से काम करता है। यहाँ पे क्या होता है, जो ऑपरेशंस, ऐसा नहीं होता कि बस यहाँ पे कमर्शियल शिप्स आ रही हैं, यहाँ पे सामान आ रहे हैं, यहाँ पे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे भी सवाल उठ रहा है ना एक तरीके से। अगर शिप्स ही नहीं आएंगी तो सप्लाई ही नहीं हो पाएगी क्रूड ऑयल की, पेट्रोल ही नहीं बन पाएगा, जो रिफाइनरीज है उनके पास क्रूड नहीं पहुंचेगा तो कैसे वो कन्वर्ट करेंगे उसे पेट्रोल डीजल में। तो इससे क्या होगा, जो उसके दोनों बोलते हैं ना जो ऑपरेशंस हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा मुंद्रा के। मुंद्रा एक आपका इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। जो इंडिया की रिफाइनरीज हैं वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है, जो वहाँ पे सैंक्शन लगे हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, यूएस की तरफ से। इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो इंडिया की रिफाइनरीज हैं वो रशिया से इंपोर्ट करना कम कर रही हैं। गवर्नमेंट कुछ भी बोले, लेकिन इंडिया की कंपनीज ही धीरे धीरे बैकड्रॉप लेनी, क्योंकि जो इंडिया कंपनी है अगर उसका ऑपरेशन यूएसए में होगा, उनके ऊपर सैंक्शन लगेंगे तो सोचेंगे भैया यूएसए से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, फालतू में क्यों ही लेना हमें रशिया से ऑयल, छोड़ो इसको। तो हमारे खुद के लोग ही उस चीज़ को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है जो उनका इंपोर्ट है पिछले 10 मंथ का लो हिट हुआ है, गवर्नमेंट नहीं इंपोर्ट कर रही है सब कुछ, ठीक है। चलो अब एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, व्हाई अडानी डिड सो। पहली चीज तो ये है, अडानी पोर्ट ने ब्लॉक किया है यूएस, यूके और यूरोपियन सैंक्शंस जिनके ऊपर लगे हैं शिप्स के ऊपर। क्यों, क्योंकि लीगल पेनाल्टीज जो होती हैं उनको अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर अडानी पोर्ट ने अलाउ कर दिया तो अडानी पोर्ट्स के जो ऑपरेशन दूसरे दूसरे देशों में है जहां से उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, वहां पे उनको पेनाल्टीज लग सकती हैं। फिर यहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं ऑपरेशन में। जो ग्लोबल रेपुटेशन है वो बचाने के लिए अडानी पोर्ट ने ऐसा किया है। और ये डिसीजन पूरी तरीके से बिजनेस ड्रिवन है, ये इंडिया की एनर्जी पॉलिसी से कनेक्टेड नहीं है। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी तो कहते हैं भैया हम कोई भी मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करेंगे किसी भी प्राइवेट प्लेयर को ये बोल के कि आप अब रशिया से ऑयल नहीं लोगे। हम स्ट्रेट अवे अभी भी अलाउ करते हैं, लेकिन जो हमारे इंडिया के प्राइवेट लोग हैं, जो हमारी प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, उनके ऊपर भी सैंक्शन लग रहा है क्योंकि वो दूसरी जहां पे भी होंगे। तो इस वजह से ये बिजनेस ड्रिवन अप्रोच है पूरी तरीके से। इंपैक्ट क्या होगा, रशिया की क्रूड सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई चेन डिसरप्शन होने के चांसेस हो जाएंगे, प्राइस पे इंपैक्ट पड़ेगा। अगर रशिया से आ रहा है, अब अगर दूसरी जहां से आएगा तो प्राइस बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, कंप्लायंस प्रेशर होने का और वो हो जाएगा। मे भी चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि जो रिफाइनरीज, अगर इंडिया से कोई एक्सपोर्ट हो रहा है क्रूड ऑयल, तो ये कंप्लायंस करने में मुश्किल हो जाएगी कि भैया प्रूफ करो। ऐसा तो नहीं है कि आपने 10 रुपए में खरीद लिया, कहाँ से, रशिया से ऑयल, और ला करके वही ऑयल हमें बेच रहे हो 20 रुपए में यूके में। तो ये चीज़ बच सके, इस वजह से कंप्लायंस प्रेशर बढ़ने के भी खतरे हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी बढ़ सकती है। अगर जो क्रूड आ रहा है उसको रीरूट किया जाएगा दूसरे पोर्ट पे, तो दूसरे पोर्ट पे उस तरह से प्रॉपर इंफ्रा डेवलप करना पड़ेगा कि वो इतना हैंडल कर सके जितना मुंद्रा पोर्ट कर रहा है। वहाँ की लॉजिस्टिक चेंज करनी पड़ेगी और इससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये इम्पैक्ट होगा इन सबका, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कामराजर पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, राइट। अब आपको समझ में आया मैंने क्यों मुंद्रा पोर्ट पिक किया। क्वेश्चन आर्टिकल क्या था, सिंपल है, अडानी पोर्ट, यहाँ कहीं मुंद्रा नहीं लिखा है, लेकिन अडानी पोर्ट कोई और नहीं बल्कि मुंद्रा पोर्ट ही है, जिसे लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट कहते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अब आप अगर ध्यान दोगे तो ये क्या है, ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, केरला होस्ट करने जा रहा है यूरोपियन यूनियन और इंडिया ब्लू इकोनॉमी इनक्लेव, मतलब दोनों के बीच पार्टिसिपेशन है एक तरीके से, जिसमें बात क्या होगी, हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक्सपर्टीज शेयर कर सकें इंडिया और यूरोप के बीच में एक सस्टेनेबल और रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी बनाने में।
हमारा फोकस ये रहेगा किस तरीके से ब्लू इकोनॉमी, सुनते ही वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, सर ब्लू मतलब क्या है? ओशन के बारे में बात हो रही है, ओशन के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगी फिशरीज की, क्योंकि ओशन में क्या है, मछलियाँ ही तो हैं। तो जो ऑर्गेनाइजर है वो कौन है? केरला का फिशरी डिपार्टमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट एंड यूरोपियन यूनियन आपस में कोलैबोरेट करके कर रही हैं। इसका आउटकम ये होगा कि एक प्रॉपर हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी मॉडल बना सकते हैं, जिससे जो यूरोपियन यूनियन के पास एक्सपर्टीज है, जो उनके पास नॉलेज है, वो हमारे पास आएगी। तो जो हमारे पास मैरीटाइम एडवांटेज है, जो हमारी लोकेशन है, अब आप केरला की पोजीशन देखो कहाँ पे है, वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। तो अगर हमारे पास अच्छा खासा बोलते हैं ना एक्सपर्टीज आएगी यूरोपियन यूनियन की, तो चांसेस हाई कि हम उसको एक रिजिलियंट इकोनॉमी बनाने में मदद कर सकते हैं। उससे हम एक ऐसी इकोनॉमी बना सकते हैं जो कि सर्कुलर हो, उससे हम अपना जो वहाँ का जो बोलते हैं ना लोकल एनवायरनमेंट है उसको भी सेफ गार्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे इसका इम्पैक्ट होता है। अब मैंने आपको पहले बता दिया इम्पैक्ट क्या, बट फिर भी लिखा है ताकि आप पढ़ो तो आपको समझ में आए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने में मदद मिलेगी, इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी बढ़ेगा, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट आएगा, टेक पार्टनरशिप भी बढ़ेगी। कहाँ पे? फिशरीज, एक्वाकल्चर, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में। स्किल भी आएगी, पॉलिसी एंड रोड मैप बनेगा, एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनेगा किस तरीके से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की जा सकती है। ग्लोबल विजिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी कि भैया केरला एक मॉडल है फॉर सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। और सस्टेनेबल मतलब क्या होता है? सस्टेन। अब मैं बोलूं कि भैया आप कितना सस्टेन कर पाओगे, सस्टेन मतलब कितने लंबे समय तक आप चल पाओगे, आपका एंडोरेंस कितना है कि नहीं। जब मैं कह रहा हूं सस्टेनेबल वर्क, दैट मीन्स काम ऐसा होना चाहिए कि वो सस्टेनेबल, वो लंबे समय तक चले। जब बोल रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब ग्रोथ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस आपने आज की कल खत्म हो जा रही है। ग्रोथ ऐसी हो कि उस ग्रोथ का फायदा आगे आने वाली जनरेशंस को भी मिले, जो इन फ्यूचर आएंगी। ये नहीं होना चाहिए कि बस फायदा हमें ही मिल रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल वन लाइनर आर्टिकल है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। रशिया और बेलारूस ने आपस में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट की, इसका नाम क्या है? जपाट। ये जरूर से जरूर लिख लेना, जपाट नाम है रशिया और बेलारूस में। रीजन है क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं। ये इतना रेलेवेंट इसलिए क्योंकि बहुत ही हीटेड टॉपिक है इस समय। ठीक है, अब क्यों है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये वहाँ पे अभी थोड़ी दिन आपने सुना कि जो पोलैंड है वहाँ पे थोड़े रशिया के ड्रोन्स आए, जिसकी वजह से पोलैंड में एक बार मतलब इतना खौफ था। सोचो 1 से 2 दिन के अंदर 40,000 ट्रूप केवल एक बॉर्डर पे खड़ा कर दिया ला करके। सोचो कितना ज्यादा खौफ है इस समय रशिया का कि कहां कब कुछ टच हो जाए, वॉर स्टार्ट हो जाए। समझ रहे? और सब लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि भैया वी आर एट द पॉइंट जहां पे कभी भी किसी भी वक्त वॉर स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, चलो अब बेलारूस को थोड़ा सा देखो। बेलारूस रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, आपने नेटो के बारे में सुना होगा। नेटो क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस के द्वारा लेड की गई थी, एक मिलिट्री अलायंस है बेसिकली, जिसमें यूएस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपस में कंट्रीज में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर नेटो के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुआ तो ये अटैक पूरे के पूरे नेटो देश पे माना जाएगा। नेटो में जितने मेंबर्स हैं उन सारे के सारे मेंबर आके उस देश से लड़ेंगे, मतलब यूएसए भी रहेगा। इस वजह से नेटो से जल्दी कोई भिड़ता नहीं है। जो यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा था वो सबसे बड़ा रीजन क्या था? यूक्रेन ने कहा कि हमें नेटो का हिस्सा बनना है। अब नेटो का हिस्सा अगर एक बार यूक्रेन बन जाता तो इसका मतलब ये है कि उसे प्रोटेक्शन मिल जाता। कंप्लीट वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट मिलिट्री अलायंस तो नेटो ही है इस समय, है कि नहीं? तो यूएसए का टेक मिलता, पूरा का पूरा जितना आप यूरोपियन कंट्रीज देख रहे हो सबका मिल जाता, सपोर्ट मिल जाता, क्योंकि इसका क्लॉज स्पेसिफिकली से इसकी एक कंट्री के ऊपर अटैक मतलब हमारे ऊपर अटैक, सब एक साथ आके मारेंगे फिर। लेकिन बेलारूस नेटो का हिस्सा नहीं है। आप सोचो सर, सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ये सब हिस्सा है, पोलैंड हिस्सा है, इवन दो टर्की भी हिस्सा है, तो वाई नॉट बेलारूस? उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है, पहली बात तो बेलारूस पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा था, और जिस तरीके से नेटो बना है, यूएसए ने इनिशिएट किया था, सेम उसी तरीके से रशिया ने भी एक अलायंस बनाया है, और उस अलायंस का नाम है CSTO, जिसे कहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटो और CSTO में फर्क क्या है? नेटो यूएस के द्वारा लेड किया जा रहा है, CSTO वो लेड किया जा रहा है रशिया के द्वारा। तो रशिया ने भी सेम पैटर्न रखा, भैया CSTO के जितने भी मेंबर्स होंगे अगर उनके ऊपर किसी ने भी अटैक किया तो वो अटैक माना जाएगा पूरे के पूरे CSTO मेंबर के ऊपर, और हम उसके ऊपर फिर अटैक लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से बेलारूस CSTO का हिस्सा है। साथ ही साथ बेलारूस को बहुत अच्छी खासी मिलिट्री सप्लाई होती है, इकोनॉमी काफी डिपेंडेंट है रशिया के साथ। इस वजह से बेलारूस का और रशिया का इतना ज्यादा इंक्लाइनेशन है। ठीक है, चलो
अब आते हैं मेन पॉइंट पे, CSTO को मैंने ऑलरेडी बता दिया, रशिया लेड मिलिट्री अलायंस है। मेंबर कौन है? रशिया, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। ये आपको पता होना चाहिए। बोल सकते हैं कजाकिस्तान इज पार्ट ऑफ नेटो, स्टेटमेंट डाल देंगे। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसे पूछे गए हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस होते हैं, जिससे रीजनल सिक्योरिटी बेसिकली मेंटेन रहे। ये बनाया क्यों गया था? इसका मेन उद्देश्य था कि नेटो को काउंटर बैलेंस करना। ये ना हो कि नेटो एक कम, बिकॉज नेटो की मिलिट्री आप खुद सोच के देखो, यूएसए के पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट फोर्स है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट एयरफोर्स यूएसए के पास है। फिर यहाँ पे जर्मनी, पोलैंड, ये सारे के सारे अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि मिलिट्री कितनी, मतलब एक सेकंड लगेगा पूरी की पूरी दुनिया एकदम रबल्स में कन्वर्ट हो, एकदम धूल, एकदम व्हाट शुड आई से दैट थिंग, मतलब अगर ये चाह लें नेटो वाले कि भैया हमें अटैक करना है, तो इट इज जस्ट ब्लिंक ऑफ एन आई, पूरा का पूरा धरती खत्म कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इनकी मिलिट्री पावर है। अगर रशिया ने गलती से भी बोलते हैं ना अटैक किया, तो पूरे नेटो एक साथ रशिया पे आ गया। रशिया कांट इवन स्टैंड फॉर 1 वीक, इतना ज़्यादा उसके। हाँ, अब अगर रशिया यही बोल दे भैया लो न्यूक्लियर है, फिर तो न्यूक्लियर खेलेंगे। वो बोलते हैं ना चलो गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, वैसा वाला हाल हो जाएगा। बट अगर मिलिट्री लेवल पे देखा जाए, बहुत एडवांस है नेटो। अब उसी में काउंटर बैलेंस में CSTO आया। अब देखो मैंने इतना नेटो के बारे में इसलिए समझाया, लेकिन बताते बताते आपको CSTO समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएन असेंबली हो रही थी, जहां पे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन लाया गया। इस न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में रखा गया कि भैया हम इतनी कंट्रीज, कौन कौन यस कहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए इजराइल की प्रॉब्लम का, मतलब पैलेस्टीन एक अलग स्टेट घोषित किया जाना चाहिए। तो वहां पे एक बिल पास किया बेसिकली, और वहां पे वोटिंग की गई। तो 142 ने फेवर में वोट किया, 10 अगेंस्ट किया, 12 लोगों ने कहा भैया हम वोट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगेंस्ट में इजराइल, यूएस, अर्जेंटीना, हंगरी ने किया था। दैट्स ऑल। ये बस आप दिमाग में रखो, यूएसए तो ऑब्वियसली करेगा, अर्जेंटीना और हंगरी ने भी अगेंस्ट में वोट किया है, लेकिन इस वोट में इंडिया ने इन फेवर वोट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है डिक्लेरेशन? पहला तो ये है कि वॉर एंड होनी चाहिए गाजा में, पीसफुल सेटलमेंट होना चाहिए, कि पैलेस्टीन स्टेट बनना चाहिए अलोंग साइड इजराइल। साथ ही साथ कॉल आई है कि इजराइल का वायलेंस हॉल्ट होना चाहिए, सेटलमेंट हो, एनेक्सेशन हो, और जितनी भी टेरिटरी दी गई है उन सबको दोबारा से रीइंस्टेट किया जाए, ठीक है। ये जनरली डिमांड की गई थी न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में। आपसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विद रेफरेंस टू न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो आपसे वहां पे बोल सकते हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इज टॉक्ड विद रेफरेंस टू रशिया यूक्रेन वॉर, तो एब्सोल्युटली दिस इज रॉन्ग ना। ऐसे ही तो यूपीएससी करता है, कितने डिक्लेरेशन के ऊपर सवाल पूछे गए, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। अब देखो 2 स्टेट सोल्यूशन किसके रेफरेंस से बात होती है? 2018 का क्वेश्चन है, आप आराम से बोलोगे सर इजराइल के रेफरेंस से बात होती है। इजंट दैट इजी? चलो अब लोग बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के ऊपर। ये क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन अगस्त 25 में बढ़ा है, वो 1.55 था और 2.1 हो चुका है। अब बोलो सर रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? सर इन्फ्लेशन मतलब क्या होती है? किसी चीज़ का दाम बढ़ना, मतलब महंगाई बेसिकली बढ़ी है, दैट्स ऑल। इस पूरे आर्टिकल का एक मतलब है महंगाई बढ़ गई है। और इससे क्या है? इससे जो आरबीआई अभी भी इतनी नहीं बढ़ गई है कि आरबीआई आकर के इंटरफेयर करना शुरू कर दे, अभी भी आरबीआई के कंफर्ट बैंड में है ये जनरली, ठीक है। अब ये तो पूरा आर्टिकल हो गया। अब बोलो सर इसमें हम पीवाईक्यू कैसे कनेक्ट करें, हम कैसे इस आर्टिकल को समझें? तो अब मैं आपको वो समझाता हूँ रिटेल इन्फ्लेशन होता क्या है। रिटेल इन्फ्लेशन की साधारण सी भाषा में बेटा, आप जो भी आर्टिकल, जो भी गुड्स आप पूरे दिन भर में खाते हो, ठीक है, उनके प्राइसेस में जो बढ़ोतरी होती है उसी के मेजरमेंट को हम लोग रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। दैट इज इट। मैंने क्या कहा आपसे? आप सुबह से याद करो क्या खाया? आपने ब्रेड खाया, आपने दूध खाया, दाल चावल सब्जी, लंच किया, डिनर किया। अगर आप थोड़ा डाइटिंग वगैरह पे हो तो ब्रंच भी करोगे, फिर मिड मॉर्निंग स्नैक, मिड इवनिंग स्नैक, मिड आफ्टरनून फलाना ढिंकाना, क्या क्या होता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ आई हैव सीन। एक बार ऐसे मैं ट्रेनर से बात की थी, ही स्टार्टेड सेइंग सर वुड यू लाइक मी टू डिज़ाइन अ कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान फॉर यू। मैंने कहा बताओ भाई क्या प्लान है? ही वाज लाइक सर मॉर्निंग में आपको पहले प्री वर्कआउट मील लेना है, फिर आपको पोस्ट वर्कआउट मील लेना है, फिर आपको ये लेना है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार ये तो ज़्यादा ही हो रहा है। कह रहा आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, ऐसे मतलब अगेन दैट इज एब्सोल्युटली राइट। बट पॉइंट क्या है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब बात हो रही है, जो भी खाऊंगा मैं वो सब क्या है, वो सब कंज्यूमर गुड ही तो है बेसिकली देखा जाए,
ठीक है। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? रिटेल इन्फ्लेशन मतलब है जो आप कंज्यूम करते हो उसके प्राइस में बढ़ोतरी को ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। और वो ध्यान रखिए, कंज्यूमर गुड बात हो रही है यहाँ पे, मैंने प्रोड्यूसर गुड नहीं बोला। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया आप एक दुकान वाले हो तो आप जो सामान बेच रहे हो वो कहा जाएगा, बिल्कुल भी वो नहीं कह रहा हूँ मैं। जो आप आए दिन रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हो। होलसेल इन्फ्लेशन क्या होता है? तो ये होलसेल इन्फ्लेशन देखा जाएगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो मार्केट वाला है, ठीक है, जो दुकानदार है उसके नज़रिए से देखा जाएगा ये। और देखो सीक्वेंस कैसे होता है, आप ऐसे समझो। मान लो आप कंज्यूमर हो, ठीक है, फिर आपके ऊपर कौन है, इधर बनाता हूँ, रुको एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ये कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर के पास कोई गुड आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है? एक शॉप से आएगा, ठीक। शॉप के पास मान लो आपने एक्स प्रोडक्ट लिया, फिर शॉप के पास एक्स प्रोडक्ट आया, कहाँ से आया होगा? वो दिया होगा होलसेलर ने, राइट। ये एक्स प्रोडक्ट होलसेलर कहाँ से आया होगा? ये आया होगा फैक्ट्री से। यही तो होता है जनरली, एक्स प्रोडक्ट ऐसे ऐसे सीक्वेंस में आता है। तो होलसेल इन्फ्लेशन क्या है? होलसेल इन्फ्लेशन ये जो होलसेलर है, जब यहाँ पे इस लेवल पे एक्स का प्राइस बढ़ जाए तो उसे होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक। रिटेल इन्फ्लेशन क्या है? जब इस स्टेज मतलब बीच में शॉप की स्टेज आती है, तो यहाँ पे जनरली वो लोग क्या करते हैं, प्राइसेस का ऊपर नीचे करते हैं, दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट। बट बेसिकली यहाँ पे जब कंज्यूमर लेवल पे इन्फ्लेशन हो तो रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल लेवल पे हो रहा है तो रीजन क्या है? कहीं ना कहीं फैक्ट्री लेवल पे हो रहा है। अब फैक्ट्री लेवल पे हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि या तो लेबर कॉस्ट बढ़ी होगी जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाना पड़ा होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा होगा। तो मतलब इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है, प्रोपोर्शनेट है, एक जहाँ हिलेगी तो सब पे इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सिंपल सा मतलब होता है कि ये एक भाई साहब टेबल है, टेबल में जितने कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स होंगे वो सब यहाँ पे रखे जाएंगे और उनके प्राइसेस को देखा जाएगा कितना वेरी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मिल्क रख दिया, ब्रेड रख दिया, आलू रख दिया, तो यहाँ इनके प्राइसेस ऐसे 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 डैश करके रखे जाएंगे और किस में कितना बड़ा। इंडेक्स का मतलब ये होता है ग्रुप करना जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उनको एक जहाँ पे और देखना उनके प्राइसेस कैसे चेंज हुए, दैट इज इट, ठीक है। अब एक बात समझो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कौन कैलकुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। कितने टाइप्स के होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? एक तो सीपीआई होता है जिसमें अर्बन रूरल एक बोलते हैं ना साथ में जुड़े हुए होते हैं, ये कौन करता है? एनएसओ, वही मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। फिर एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है इंडस्ट्रियल वर्कर का, मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं फैक्ट्री में काम करने वाले, वो देखो होता क्या है कि आप जो खाना खा रहे हो बेटा वैसा ही खाना लेबर नहीं खा रहा है ना, वैसा ही खाना जो आपसे बहुत अमीर लोग हैं वो भी नहीं खा रहे। हर एक का फूडिंग हैबिट अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सीपीआई करना जरूरी हो जाता है। तो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग है, जो एक खेत में काम करने वाला मजदूर है उसके लिए अलग है, रूरल जो लेबर है उनके लिए अलग है। तो इस वजह से हर एक डिफरेंट सीपीआई लगाया जाता है। जो सीपीआई इंडस्ट्रियल लेबर का होता है उसे लेबर मिनिस्ट्री, जो लेबर ब्यूरो होता है वो रिलीज करता है। जो एग्रीकल्चरल लेबर होते हैं उनको लेबर ब्यूरो करता है, और जो रूरल लेबर होते हैं उनको भी, मतलब तीनों की तीनों लेबर करते हैं, लेबर ब्यूरो उसको कंडक्ट करता है। और जो सीपीआई कंबाइंड अर्बन और रूरल एरियाज में लोग रहने वाले होते हैं उनको एनएसओ डायरेक्टली करता है, ठीक है। अब होता क्या है, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है, आरबीआई जनरली रेपो रेट जो आपको रिवर्स रेपो रेट या फिर जो डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है घटाती है, वो क्या कंसीडर करके बढ़ाती घटाती है? देखती है प्राइस कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, तो क्या देखेगी? सीपीआई देखती है, कंज्यूमर लेवल पे देखती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं डब्ल्यूपीआई देखा जाता है, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि डब्ल्यूपीआई इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? वो कैलकुलेट होता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स कहीं ना कहीं बिजनेस ओरिएंटेड है, क्योंकि होलसेलर की बात हो रही है यहाँ पे। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के अंदर में आता है। 3 ग्रुप होते हैं इसमें, प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल पावर और आपका मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट होते हैं। और इन दोनों का बेस ईयर ध्यान रखिएगा, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का 2011-12 होता है। मतलब अगर आज आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात की जाए, अगर आज आप एक लेट्स से बोलते हैं ना एक टीवी खरीदें या फिर एक सोफ़ा खरीदें, मान लेते हैं सोफ़ा आपने खरीदा है आज 10,000 है, तो कैसे पता लगेगा ये प्राइस बढ़ा है घटा है? तो एक बेस ईयर देखा जाएगा, पीछे जाया जाएगा और बेस ईयर है 2011-12 में क्या प्राइस था। अगर 2011-12 में इसका प्राइस था लेट्स से 12,000 रुपये, तो कहा जाएगा भैया इसका प्राइस घटा है अभी 10,000। लेकिन अगर कहा जाए उस समय इसका प्राइसिंग जो थी वो थी 5,000 रुपये, और अभी जो है इसकी प्राइसिंग 10, मतलब 5,000 रुपये का इन्फ्लेशन हुआ है पिछले 12-15 साल में, ठीक है। तो हम लोग पिछले ईयर का नहीं देखते हैं। अगर मान लो 2025 चल रहा है, 2024 में प्राइस मान लेते हैं कितना था, 12,000 था प्राइस, तो अभी 2025 में 10,000 हो गया। तो आपको तो बोलना चाहिए सर पहले 12 था अब 10 हो गया, 2,000 कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले, मतलब तो
प्रोडक्ट सस्ता हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट सस्ता नहीं है, प्रोडक्ट अभी भी महंगा है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस था वो है 5,000, तो 5,000 अभी भी महंगा चल रहा है। तो जो बेस ईयर है आपको पता होना चाहिए 2011-12 होता है जनरली, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। 2020 का क्वेश्चन देखिए, आपको खुद से करना है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स। दिस इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मेनली क्या होता है, फूड ही तो होता है। WPI डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइसेस ऑफ सर्विसेज विच CPI डज। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है, आपको ये तो नहीं कहा गया कि सर्विसेज भी काउंट होंगी। यहाँ पे ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट्स होंगे जो कि विजिबल हों, आप उनको टच कर सकते हो। सर्विसेज नहीं होती, सर्विसेज तो डायरेक्टली कंज्यूमर से ली जाती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अगर एक MNC में काम कर रहे हो तो वहाँ पे बीच में होलसेलर भी होगा, डायरेक्टली कंपनी आके आपसे काम बोल रही है, तो वहाँ पे क्या है, वो CPI के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अडॉप्टेड WPI एज इट्स की मेजर। अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 2020 का क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या यूज करता है डिसाइड करने के लिए अपने पॉलिसी रेट्स को, वो CPI यूज करता है, WPI नहीं करता। तो आप बोल दो कि 1 and 2 इज द राइट वन। फिर देखिए 2010 का क्वेश्चन, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस ओनली, जरूरी नहीं है। एज कंपेयर टू CPI फॉर इंडस्ट्रियल लेबर द WPI गिव्स लेस वेटेज टू फूड आर्टिकल। अब आपका काम क्या है, ये आपका होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं। अब आपको काम ये करना है कि CPI और WPI का पर्टिकुलर आपको नोट्स बनाना है, और आपको वॉलेटाइल आइटम्स क्या होते हैं आपको मैं इन शॉर्ट अगर बताऊं तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसके अंदर ऐसी चीज़ें, 2 वर्ड होते हैं, एक कोर इन्फ्लेशन, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो आपको ये समझना है कनेक्ट करके। ये आपका देखो, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट दैट ईजी थिंग कि आप तुरंत का समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुतों के साथ प्रॉब्लम होती है एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल। आप हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप इसको कनेक्ट करिए कि कैसे ये इम्पैक्ट करता है ओवरऑल इन्फ्लेशन को, और इसमें क्यों कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड किया जाता है, क्या एक्सक्लूड किया जाता है ये पता होना। जब वो आप समझ जाओगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।